2000 के डॉट कॉम बबल को याद करके लोग अभी भी थर-थर कांपते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की सूरत ही बदल गई थी उस साल। उसके बाद आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां फिर से सैकड़ों कंपनीज बंद होती हैं, लाखों नौकरियां जाती हैं। लेकिन वो सब अब बच्चों का खेल लगने लगा है अगर आप 2025 के टेक तूफान को देखेंगे। यूएस टेक स्टॉक्स को एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ा और एआई चिप्स बनाने वाली एनवीडिया कंपनी, अमेरिका की टेक बादशाह जिसे कहा जाता है, उसके $600 बिलियन गायब हो जाते हैं घंटों के अंदर। अमेरिका के पूरे इतिहास में इतना बड़ा सदमा आज तक किसी एक कंपनी को इतनी जल्दी नहीं लगा है। $600 बिलियन कितना होता है, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यूएशन करीबन $200 बिलियन की बताई जाती है। और तो और इस खून खराबे के जिम्मेदार को बताया जाता है एक छोटी सी चाइनीज कंपनी और कुछ नौसिखिए इंजीनियर्स, जिन्होंने डीप सीक R1 मॉडल रिलीज किया है। एक ऐसा नायाब और एफिशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो एआई की दुनिया में एक नया मोड़ ले आया है कुछ ही दिनों के अंदर, और अमेरिका के सिलिकॉन वैली के वर्चस्व का सत्यानाश कर दिया है। ये डीप सीक किस बला का नाम है, ये समझते हैं आज के एपिसोड में। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ आज अमेरिका के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बन चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चाइना ने यह बात साफ कर दी है कि साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेड हो, इस दुनिया में वो विश्व गुरु बनने के कगार पर आ चुका है। 6th जेन फाइटर, आर्टिफिशियल सन प्रोटोटाइप, $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस, रीयूजेबल रॉकेट, क्वांटम कंप्यूटर्स, लगभग हर डिपार्टमेंट में चाइना यूएस की बराबरी करने में लगा हुआ है। और जैसा कि डीप सीक ने दिखा दिया है, कुछ जगह यूएस से आगे चले गया है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में। अमेरिका में इस खतरे को ऑलरेडी पहचान के चाइना को रोकने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कोशिश कर रही है कि अपनी लीड बरकरार रखे, चाइना को रोक दे। लेकिन वहीं इंडिया में चाइना की कोई भी हरकत होती है तो हम एकदम चुप हो जाते हैं। सरकारी महकमे में, गोदी मीडिया में, ड्राइंग रूम में बैठे अंकिल सब अजीब सन्नाटे में चले जाते हैं। गालवान में चीनी सैनिक घुस आते हैं, चुप्पी। वहीं हमारे सरहद पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का फैसला हो जाता है, चुप्पी। हम उनसे 2024 में रिकॉर्ड ताबड़तोड़ $120 बिलियन का सामान इंपोर्ट कराते हैं, चुप्पी। और अब इस नए एआई क्रांति पर भी चुप्पी। उल्टा वहां इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि देखो हम कितना अच्छा कॉन्सर्ट का आयोजन करते हैं। ये एक सेंट्रल मिनिस्टर का क्या काम रह गया है? और फकीरी यही नहीं रुकती है। मंत्रिमंडल और महकमे में मटन, मुस्लिम, मस्जिद, मंगल सूत्र, मछली, इस सबसे फुर्सत कहां मिलती है? और आईआईटीज में तो यह डिबेट चल रहा है कि भैया मेस में नॉनवेज फूड अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खुद आईआईटी के डायरेक्टर इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि गौमूत्र के कितने फायदे होते हैं। हां भाई, फायदे होते हैं। मैं भी नहा लूंगा गौमूत्र में। बस एक बात की गारंटी मुझे दे दो कि यह करने से हम चाइना को किसी भी तरीके से उनकी बराबरी कर पाएंगे या उनको हरा पाएंगे। क्योंकि सच तो यह है कि क्या चाइना और यूएस टेक्नोलॉजी वॉर में इंडिया अब कहीं भी नहीं रह गया है इस रेस में। कल तक जिस चाइना का हम मजाक उड़ाया करते थे सस्ते अनरिलायबल प्रोडक्ट्स के लिए, आज वो हमसे इतना आगे निकल गया है, यूएसए की बराबरी कर रहा है। एक रिस्ट्रिक्टिव कंट्रोल्ड कम्युनिस्ट सरकार ने एआई जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इतनी महारती कैसे हासिल कर ली? और क्या अब हम इस नफरत अस वर्सेस देम खतरे में है कि राजनीति से ऊपर उठकर देश हित के लिए, देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए बात करेंगे? खासकर कि तब जब आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। या हम यह सोचकर खुश हो जाएंगे कि अब्दुल तो अभी भी टाइट है, और यह देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में देखिए अभी तक कुर्सियां नहीं लगाई गई हैं क्रिकेट मैच के लिए। व्हाट लूजर्स। 22 जनवरी को चाइना एक प्रोडक्ट निकालता है जो सिलिकॉन वैली के टेक एलीट को एक गहरा सदमा पहुंचाता है। ग्लोबल एआई मार्केट के नियम कानून ही बदल देता है। डीपसीक एक छोटी अपकमिंग चाइनीज टेक कंपनी का प्रोडक्ट है। वो कंपनी के फाउंडिंग के 2 साल तक नहीं हुए हैं। उनका एआई मॉडल है। ये एआई मॉडल ओपन एआई और मेटा के लेटेस्ट मॉडल को टक्कर देता है, बल्कि कई सारे पैमानों पर, कई सारे पैरामीटर्स पर उनसे आगे भी चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है, बात यहीं नहीं रुकती है। डीपसीक को अपने लेटेस्ट R1 मॉडल को सिर्फ $5.6 मिलियन के बजट में ट्रेन किया गया है। एक मॉडल को ट्रेन करने में काफी एफर्ट लगता है, सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालना होता है। ज्यादातर एनालिस्ट का एस्टिमेट है कि यह 100 गुना कम है यूएस टेक जायंट्स के ट्रेनिंग कॉस्ट से, 100 गुना कम।
रेगुलर यूजर्स के लिए डीप सीक का अपना जो R1 मॉडल है उसे फ्री टू यूज कर दिया गया है। तो इसका मतलब है इसका अडॉप्शन काफी तेज होगा। ओपन एआई, चैट जीपीटी के जो प्रीमियम प्लान्स होते हैं उसके लिए पैसे लगते हैं। और जो बिग टोकन कंप्यूटिंग होता है, यानी जो बड़े फर्म्स जो बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करेंगे अपने कॉर्पोरेट यूज के लिए, उस मामले में भी डीप सीक R1 चैट जीपीटी से 30 गुना ज्यादा सस्ता है। याद रखिए, ये वही चाइना है जिसपे यूएस ने बार बार सालों से कंप्यूटिंग चिप्स एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे ताकि वो एआई रेस में कहीं आसपास भी बराबरी ना कर पाए। पर यही एक छोटी सी चाइनीज कंपनी ने पुराने आउटडेटेड चिप्स का इस्तेमाल करके यूएस टेक जायंट्स को धूल चटा दी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ओपन एआई, मेटा का कोई कॉपी करके चीप वर्जन निकाल दिया है एआई का। उन्होंने एआई को री इमेजिन किया है। 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेडिशनल एआई सोच लीजिए एक नंबर को लिखेगा तो वो 32 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लिखता है फॉर एक्यूरेसी। डीपसीक ने कहा कि अरे हम सिर्फ अगर 8 डेसिमल पॉइंट्स इस्तेमाल करें तब भी उतना ही लगभग एक्यूरेट रहेगा, लेकिन 75% मेमोरी कंजम्पशन घट जाती है। नॉर्मल एआई एक एक अक्षर को पढ़ता है एक फर्स्ट ग्रेडर की तरह। अगर आपने सवाल पूछा तो वो पढ़ेगा द, कैट, सैट। डीपसीक क्या करता है, पूरा फ्रेज को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता है। 2 गुना ज्यादा फास्टर होता है। 100% नहीं बट 90% एक्यूरेसी होता है। लेकिन जब आप बिलियंस ऑफ वर्ड्स प्रोसेस करते हो तो यह काफी अच्छा रिजल्ट दे देता है। ट्रेडिशनल मॉडल 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स, सब कुछ देख रहे होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं, सब कुछ आंक रहे होते हैं। डीपसीक करता है कि भैया हमने सिर्फ 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं और उसमें सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर्स एक साथ एक्टिव रहेंगे। बाकी को हम समन कर सकते हैं, माने अगर कोई चीज जरूरत हो, टास्क जरूरत हो तो हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका नेट रिजल्ट यह होता है कि ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की वो बहुत कम जाती है। स्पेशलाइज्ड एआई चिप्स नहीं, आप अपने गेमिंग पीसी पर इस एआई सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। साथ ही साथ मैसिव पावर सेविंग होती है। पूरा का पूरा फैक्ट्री नहीं चाहिए होता है आपको इस कंप्यूटर को चलाने के लिए। और साथ में साथ जो हाई एंड चिप्स होते हैं, महंगे चिप्स होते हैं, उसकी भी दरकार नहीं है। इसीलिए एनवीडिया के शेयर्स के साथ जो हुआ वो हुआ। इसी के साथ साथ सबसे करारा जो हिट मिला है जो अमेरिकन टेक कंपनीज, एआई कंपनीज है, कि इसको ओपन सोर्स बना दिया गया है। ओपन सोर्स का यह मतलब है कि चाइना ने इस एल्गोरिथम को छुपाया नहीं है। यह डीपसीक कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आकर कोई चीज ऐसे ही पेडल की जा रही है, यह प्रोपेगेंडा है। आप इसको खोल के, टटोल के इसके पैरामीटर्स चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और ये दुनिया भर में लोग आज के डेट में कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े एआई सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा अच्छा डीप सीक काम करता है, और वो भी बिना महंगे हार्डवेयर के या पावर रिक्वायरमेंट के। सवाल अब यहां आता है कि इस पूरे एआई रेस के बारे में जो दुनिया बात कर रही है, वहां इंडिया कहां आता है? हमने क्या पहले ही हारी मान ली है? दुख की बात यह है कि पीक 15 के राजन आनंद ने सैम ऑल्टमैन से यही सवाल 2 साल पहले पूछा था कि क्या इंडिया में सस्ते दामों पर कोई फाउंडेशनल एआई मॉडल पर काम कर सकता है। जिसी सैम ऑल्टमैन गरूर देखा था ना, यह गरूर अब चूर चूर हो चुका है, क्योंकि डीप सीक ने ओपन एआई के फॉर्मूले को खोखला साबित कर दिया है। एआई को चलाने के लिए बड़ा बड़ा डॉलर इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े महंगे चिप्स, बड़ा बड़ा पावर सोर्स, बड़े बड़े सर्वर फार्म्स की जरूरत नहीं होती है। और सैम ऑल्टमैन एंड ओपन एआई का यही फंडा था कि बड़ा बड़ा पैसा खींचो और फिर लोगों को चार्ज करो, और उसी की वजह से इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि राजन की बात सही निकली। 10 मिलियन नहीं, 6 मिलियन डॉलर से भी कम में ओपन एआई से बेटर फाउंडेशनल मॉडल खड़ा कर दिया 2 साल से कम में। प्रॉब्लम यह है कि यह इंडिया में नहीं हुआ, यह चाइना में हुआ। और दुख की बात चाइना में हुआ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक टाइम था जब अमेरिका को हम मुंहतोड़ जवाब देते थे। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से बोला कि हमें आप अपना क्रे XMP सुपर कंप्यूटर दे दीजिए, हमें वेदर प्रेडिक्शन के लिए चाहिए। अमेरिका ने कहा जाओ यहां से निकल जाओ, हम तुम्हें नहीं देंगे क्रे XMP सुपर कंप्यूटर, क्योंकि तुम इसका इस्तेमाल मिलिट्री यूज के लिए करोगे, न्यूक्लियर बम बना दोगे, इसीलिए हम नहीं देंगे। इंडिया ने हार नहीं मानी। हमारे सरकार ने पूरा टास्क फोर्स बैठाया और परम 8000 सुपर कंप्यूटर, इंडिया का अपना पहला सुपर कंप्यूटर हमने डेवलप किया। हमारे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, जिसको कहा जाता है CDAC। यूएस ने फिर से अपने हथकंडे अपनाए। रशिया को 1993 में आर्म ट्विस्ट किया, कहा कि तुम इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, जो कि हमारे इसरो को चाहिए था हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, अपने GSLV प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसको ICBM रॉकेट्स में भी, न्यूक्लियर रॉकेट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने फिर से हार नहीं मानी, खुद टाइम लगाकर, मेहनत लगाकर वो क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो बहुत कम देशों के पास आज भी है, और हमने अपना GSLV रॉकेट लॉन्च किया।
लेकिन आज पता नहीं क्यों हमने हार मान ली है। एआई की दुनिया में अगर आप हमसे पूछो तो हमने फाउंडेशनल मॉडल्स के लिए चेष्टा तक नहीं की। जैसा हमने पहले हार मान के ही हम बैठे थे कि भैया उन्होंने ओपन एआई ने कर लिया है, हम कुछ नहीं करेंगे, और यही चाइना बाजी मार ले गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एआई की बात आज नहीं कर रहे हैं हम देशभक्त पर। आप स्पेस स्टेशन ले लो, रियूजेबल रॉकेट ले लो, सेमीकंडक्टर ले लो, फाइटर एयरक्राफ्ट ले लो, न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी ले लो, यहां तक कि क्वांटम कंप्यूटिंग ले लो। हर जगह एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है यूएसए और चाइना के बीच में। सुपर पावर वर्सेस अपकमिंग सुपर पावर। 21st सेंचुरी का कौन बनेगा विश्व गुरु का फाइट चल रहा है, और इंडिया इसमें नजर नहीं आ रहा है। एक जियोपॉलिटिकल शतरंज चल रहा है। चाइना तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसे चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया इंडिया हम अपने पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, क्योंकि टेक वॉर तो हमें दिखता नहीं है। दुनिया 50 साल आगे की फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, हम 500 साल पहले की खुदाई में लगे हुए हैं। देख लीजिए।